आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 5, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। कुछ दिन पानी न पड़ने से खेत की फसल जैसे पीली हो जाती है, और फिर पानी पड़ते ही बिना देर किए जल्दी जल्दी बढ़कर वो दीर्घकाल की उदासीनता दूर कर देती है और दुर्बल झुकाव को त्याग कर बिना किसी संकोच के निशंक होकर अपने अधिकार को उन्नत और उज्ज्वल कर देती है। आशा का भी ठीक वैसा ही हाल हुआ। जहां उसका रक्त का निकट संबंध था, वहां उसने कभी आत्मीयता का दावा नहीं किया, किंतु आज पराये घर आकर उसे जब बिना प्रार्थना के निकटतम संबंध और निसंदिग्ध अधिकार प्राप्त हुआ, और पति ने जब उस अयत्न प्रतिपालिता अनाथा के मस्तक पर अपने हाथ से लक्ष्मी का मुकुट पहना दिया, तब उसने अपना गौरव पद ग्रहण करने में क्षण भर की भी देर नहीं की। उसने नववधू सुलभ लज्जा भय सब दूर करके सौभाग्यवती स्त्री की महिमा से मंडित होकर पति के चरणों में बिना किसी संकोच के क्षण में अपने सिंहासन पर अधिकार जमा लिया। राजलक्ष्मी उस दिन दोपहर को उस सिंहासन पर इस नवागता पराये घर की लड़की को चिरभ्यास्तवत स्पर्धा के साथ बैठी देखकर दुसह विस्मय से नीचे उतर आई, और फिर अपने चित्तदाह से अन्नपूर्णा को दग्ध करने पहुंची। बोली, अजी ओ देवी जी, जरा देखो जाकर, तुम्हारी नवाबजादी नवाब के घर से कैसा शऊर कायदा सीख कर आई है। आज अगर घर के बड़े बूढ़े कोई होते तो। अन्नपूर्णा ने भय विह्वल होकर कहा, जी, बहू तुम्हारी है, तुम उसे चाहे जैसे रखो, डांटो डपटो सिखाओ गुनाओ, तुम्हें पूरा हक है। उसके बारे में मुझसे क्यों कहा करती हो। राजलक्ष्मी धनुष टंकार की तरह बज उठी। बोली, मेरी बहू? तुम जैसी मंत्रानी के रहते मुझे कौन पूछता है। इस पर अन्नपूर्णा बड़ी तेजी से उठकर अपने पैरों की आठ से जीने को कंपाती हुई सीधे ऊपर पहुंची, महेंद्र के कमरे में, और जाते ही आशा से बोली, तू इस तरह मेरा सिर नीचा कराएगी कलमुही? लज्जा शर्म नहीं, समय नहीं, असमय नहीं, बूढ़ी सास के ऊपर सारे घर का काम काज छोड़कर तू यहां आराम कर रही है। मेरी फूटी तकदीर कि मैं तुझे इस घर में लाई। कहते कहते उनकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे, और आशा भी सिर झुकाए दोनों हाथों से साड़ी के पल्ले को नोचती हुई चुपचाप दीवार के सहारे खड़ी खड़ी रोने लगी। महेंद्र ने कहा, चाची तुम बहू को क्यों झूठ मूठ डांट रही हो? मैंने ही तो इसे रोक रखा है। अन्नपूर्णा ने कहा, सो ये क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है बेटा? अभी ये लड़की है, अनाथा है, माँ से कभी कुछ सीखा नहीं, भलाई बुराई का अभी से क्या ज्ञान है? तुम इसे ये क्या सिखा रहे हो? महेंद्र ने कहा, ये देखो, इसके लिए किताब स्लेट कॉपी सब ले आया हूं। मैं इसे लिखना पढ़ना सिखाऊंगा। इस पर चाहे कोई मेरी निंदा करे, चाहे नाराज हो। अन्नपूर्णा ने कहा, पढ़ाई लिखाई क्या सारे दिन ही हुआ करती है? शाम के बाद एक आध घंटे पढ़ा दिया, बस काफी है। महेंद्र ने कहा, पढ़ना लिखना इतना आसान नहीं चाची, इसमें समय लगता है, काफी परिश्रम करना पड़ता है। अन्नपूर्णा झुंझला उठी और तुरंत कमरे से बाहर निकलकर नीचे चली आई। आशा ने भी धीरे धीरे उनका अनुसरण करना चाहा, किंतु महेंद्र द्वार रोककर खड़ा हो गया। आशा के करुण सजल नेत्रों की विह्वल प्रार्थना का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बोला, ठहरो, सोकर जो समय नष्ट किया है उसकी मुझे पूर्ति कर लेने दो। संसार में ऐसे गंभीर प्रकृति श्रद्धेय मूढ़ों का होना कोई असंभव नहीं, जो ये समझ बैठे हों कि महेंद्र ने सचमुच निद्रा के आवेश में पढ़ाई का समय नष्ट किया है। लिहाजा विशेष रूप से उनकी जानकारी के लिए इतना कह देना जरूरी है कि महेंद्र की शिक्षकता में जैसा अध्यापन कार्य संपन्न होता है,
उसका कोई भी स्कूल इंस्पेक्टर कभी भी अनुमोदन नहीं कर सकता। आशा ने अपने पति पर विश्वास किया था और वास्तव में ऐसा सोचा था कि पढ़ना लिखना सीखना उसके लिए नाना कारणों से सहज नहीं हो सकता। फिर भी पति की आज्ञा होने से उसका कर्तव्य है कि वो पढ़ने लिखने में यथाशक्ति ध्यान दे। इसके लिए वो पूरी कोशिश से अपने अशांत विक्षिप्त मन को संयत करती, शयन गृह में फर्श पर बिछे हुए गद्दे के एक किनारे अत्यंत गंभीर होकर बैठती और किताब कॉपी पर बिल्कुल झुककर सिर हिलाती हुई पाठ याद करने में जुट जाती। कमरे के दूसरी तरफ एक छोटी सी टेबल पर डॉक्टरी किताब खोलकर मास्टर साहब कुर्सी पर बैठे रहते और बीच बीच में कनखियों से छात्रा की निगरानी करते रहते कि ठीक से मन लगाकर पढ़ रही है या नहीं। देखते देखते अकस्मात डॉक्टरी किताब बंद हो जाती और महेंद्र के मुंह से निकल आता, चुन्नी। आशा चकित होकर मुंह उठाकर देखने लगती। महेंद्र कहता, किताब लेकर इधर तो आओ जरा, देखूं कहाँ पढ़ रही हो। आशा डर जाती, मास्टर साहब कहीं उसकी परीक्षा न लेने लगें। परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना कम ही रहती, कारण चारु पाठ के चारुत्व का प्रलोभन उसके अबाध्य मन को किसी भी तरह वश में नहीं ला सकता था। वो पुस्तक में उल्लिखित नए नए शब्द और ज्ञानवर्धक विषय वस्तु के विषय में जितना ही ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करती, शब्द उतने ही उसके लिए द्रूह हो उठते और काले काले अक्षर उसकी आंखों के सामने चींटियों की तरह कतार बांध कर रेंगते रहते। परीक्षक की बुलाहट सुनकर आशा किताब हाथ में लिए हुए डरती डरती महेंद्र की कुर्सी के पास पहुंचती। महेंद्र एक हाथ से उसका कटिदेश घेर कर दृढ़ता से उसे बंदनी बना लेता और दूसरे हाथ में किताब लेकर पूछता, आज कितना पढ़ा बताना जरा। आशा जितनी पंक्तियों पर आंखें फेर सकती थी उतना बता देती। महेंद्र क्षुण्ण स्वर में कहता, अरे तुमने इतना पढ़ डाला, मैंने कितना पढ़ा है देखोगी। और फिर अपनी पढ़ाई का हिसाब देते हुए जो कुछ दिखाता उसमें किसी एक अध्याय के शीर्षक के सिवा और कुछ न होता। आशा आश्चर्य आंखें फाड़कर कहती, तो इतनी देर से क्या कर रहे थे। महेंद्र उसकी ठोड़ी पकड़कर कहता, कोई एक आदमी है, उसी की बात सोच रहा था। लेकिन जिसकी बात मैं सोच रहा था वो निष्ठुर चारु पाठ में दीमक की कहानी के मजे ले रहा था। आशा इस निराधार आरोप के विरुद्ध उपयुक्त उत्तर दे सकती थी, किंतु कोई उपाय जो नहीं, केवल लज्जा के खातिर ही प्रेम की प्रतियोगिता में चुपचाप उसे हार मान लेनी पड़ती। और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि महेंद्र की ये पाठशाला सरकारी या गैर सरकारी किसी भी शिक्षालय का कोई नियम मानकर नहीं चलती। मान लो घर में किसी दिन महेंद्र उपस्थित नहीं है और उस मौके से आशा पढ़ने में मन लगाने की कोशिश कर रही है। इतने में महेंद्र ना मालूम कहाँ से आकर पीछे से उसकी आंखें मींच लेता है और किताब छीन कर कहता है, निष्ठुर कहीं की, मैं जब घर नहीं रहता तब तुम मुझे याद न करके पाठ याद किया करती हो, क्यों। आशा कहती, तुम मुझे मूर्ख ही बनाए रखोगे क्या। महेंद्र कहता, तुम्हारी कृपा से मेरी विद्या भी ऐसी क्या दौड़ लगा रही है जो तुम्हें डाह हो रहा है। बात सहसा आशा के मन में चुभ जाती और वो उसी क्षण जाने को तैयार होकर कहती, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में कब बाधा डाली है। महेंद्र उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम इसको क्या समझो, मुझे भूलकर तुम जितनी आसानी से पाठ याद कर सकती हो, तुम्हें भूलकर मैं तो उतनी आसानी से पढ़ाई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा दोषारोप है। इसके बाद तो स्वभावत ही शरद की हल्की वर्षा की तरह आशा की आंखें आंसू बरसाने लगती और कुछ ही देर में उसका वो अश्रुवर्षण लाड़ प्यार के सूर्यलोक में विलीन हो जाता। रह जाती केवल एक सजल उज्ज्वलता। शिक्षक स्वयं ही यदि शिक्षा का सबसे बड़ा अंतराय हो उठे तो अबला शिक्षार्थनी की मजाल क्या कि वो विद्यारण्य में स्वयं मार्ग निकाल कर चले। किंतु कभी कभी मौसी की तीव्र ताड़ना की याद आती तो आशा का चित्त विचलित हो उठता। वो समझ जाती कि पढ़ाई का तो एक बहाना है। सास को देखती तो मारी शर्म के गड़गड़ जाती, किंतु सास उससे कभी किसी काम के लिए नहीं कहती, कोई उपदेश नहीं देती और बिना आज्ञा के वो सास के काम में सहायता देने जाती भी तो सास अत्यंत चंचल होकर कहने लगती, अरे क्या कर रही हो, जाओ अपने कमरे में जाओ, तुम्हारी पढ़ाई मारी जाएगी। अंत में अन्नपूर्णा को आशा से कहना ही पड़ा, तेरी जो कुछ पढ़ाई हो रही है सो तो सब मुझे मालूम है, अब तू क्या महेंद्र को भी डॉक्टरी पास नहीं करने देगी। सुनकर आशा ने अपने मन को खूब कड़ा कर लिया और महेंद्र से जाकर बोली, तुम्हारी परीक्षा की पढ़ाई नहीं हो रही है, आज से मैं नीचे मौसी के कमरे में रहूंगी। इस उम्र में इतना कड़ा संन्यास व्रत
शयनागार से एकदम मौसी के कमरे में आत्मनिर्वासन। ऐसी कठोर प्रतिज्ञा उच्चारण करते हुए आशा की आंखों में आंसू भर आए। उसके अबाध्य पतले पतले ओंठ कांप उठे और कंठ रुक सा आया। महेंद्र ने कहा, तो चलो चाची के कमरे में ही चले, पर उन्हें फिर ऊपर आकर हमारे कमरे में रहना पड़ेगा। आशा ने अपने इतने बड़े उदार गंभीर प्रस्ताव को मजाक में उड़ता देख मारे गुस्सा के रूठ कर अपना मुंह फेर लिया। महेंद्र ने कहा, इससे तो बल्कि तुम खुद मुझे दिन रात अपनी आंखों ही आंखों में रखकर पहरा दो तो अच्छा हो, फिर देखना कि मैं परीक्षा की पढ़ाई करता हूं या नहीं। ये बात सहज ही में तय हो गई। आंखों ही आंखों में रखकर कैसे पहरा दिया जाने लगा, इसका विस्तृत वर्णन करना अनावश्यक है। केवल इतना कह देना ही पर्याप्त होगा कि उस साल महेंद्र परीक्षा में फेल हो गया और साथ साथ चारू पाठ में विस्तृत वर्णन रहने पर भी बहुभुज के विषय में आशा का ज्ञान भी दूर नहीं हुआ। ऐसा अपूर्व पठन पाठन कार्य संपूर्ण निर्विघ्नता से नियमित तो होता रहता हो, ये नहीं कहा जा सकता। बीच बीच में बिहारी आकर बड़ी गड़बड़ी मचा देता था। महेन भैया की रट से वो मोहल्ले भर को सर पर उठा लेता। महेंद्र को उसके निजी कमरे से बाहर निकाले बगैर उसे चैन नहीं पड़ता। पढ़ाई की शिथिलता पर महेंद्र को वो काफी डांटता फटकारता और आशा से कहता, भाभी, साबित निकल जाने से हजम नहीं होता, चबाकर खाना चाहिए। इस समय तुम एक ही कौर में सब का सब निकल जाना चाहती हो, सो ठीक नहीं। एन वक्त पर फिर हजमी गोली ढूंढे नहीं मिलेगी। महेंद्र कहता, चुन्नी तुम इसकी बातों में ना आना, इसे तो हमारे आनंद से ईर्ष्या हो रही है। बिहारी कहता, आनंद जबकि तुम्हारी मुट्ठी में ही है तो उसे इस तरह भोगना चाहिए जिससे दूसरों की ईर्ष्या न हो। महेंद्र जवाब देता, दूसरों की ईर्ष्या से जो आनंद मिलता है, जानती हो चुन्नी, मैं जरा सा चूक जाता तो गधे की तरह मैं तुम्हें बिहारी के हाथ ही सौंप देता। बिहारी का चेहरा सुर्ख हो उठता, कहता, चुप। इन सब बातों से आशा मन ही मन बिहारी से चिढ़ती रहती। किसी समय बिहारी के साथ उसके ब्याह की बात चली थी, इसी कारण बिहारी के प्रति उसका विपरीत रुख रहता है। बिहारी इस बात को समझता है और महेंद्र को इस तरह की छेड़छाड़ में आनंद आता है। राजलक्ष्मी बिहारी को बुलाकर उससे अपना दुखड़ा कहती। बिहारी कहता, माँ, रेशम का कीड़ा जब कोआ बनता है तब डरने की कोई बात नहीं होती, पर जब वो कोआ काट कर उड़ जाता है तब उसका हाथ में आना मुश्किल हो जाता है। ये कौन जानता था कि महेन भैया तुम्हारे बंधन को इस तरह काट देंगे। महेंद्र के फेल होने की खबर से राजलक्ष्मी ग्रीष्मकाल के आकस्मिक अग्निकांड की तरह एकाएक ऐसी जल उठी कि उसकी लपेटों से आसपास का कोई बच न सका। सबसे ज्यादा गर्जन और दाहन सहना पड़ा अन्नपूर्णा को। उनका खाना पीना सोना सब छूट गया। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग 5 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।